Okay, so Sarita, now we are going to start your snap interview for linear algebra. Okay, Yes, sir. and you are preparing for assistant professor BPSC in math, right? Yes, sir. Okay. So first of all, Sarita, tell me, what do you understand by rank of a matrix? Rank of a matrix is a is the sub. Sorry, sir. एक second. Is the set of sorry, sir. पता नहीं क्या. कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स हो जाओ. Sir, if A is a matrix of n cross n, then the rank of matrix is a largest subset of subset of matrix A, such that determinant of this matrix is non-zero. Okay. Or we can say that sorry, sir, I am rejoining. कोई बात नहीं सरिता, कंटिन्यू करो. Okay, so Sarita, tell me, you were telling us about rank of the matrix. Yes, sir. If A is a matrix of n cross n, then rank of a matrix can be obtained by is the सर अगर कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो अगर हमें उसकी रैंक निकालनी है तो हमें उसमें देखना पड़ेगा कि लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर कितने हैं उसमें. इसको निकालने के लिए हमें करना है कि अगर हमने n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, अगर हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाला अगर नॉन जीरो है, दैट मीन्स रैंक की जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है n वो उसकी रैंक हो जाएगी. इफ दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन वी विल find a submatrix of this matrix, and then we will find a determinant of this submatrix. If we will not equals to zero, then this will be the rank of the matrix. Okay. Maximum number of linearly independent column is the called rank. चलो ठीक है, एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, ठीक है जी. इसका साइज है 3x3. जी. इसकी आइगन वैल्यूज हैं 5, 8, 11. जी. ठीक है, इसकी रैंक पे कमेंट करो. व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स? व्हाट यू कैन से अबाउट द रैंक? Rank will be 3. Why? Because it had non-zero eigenvalue and the determinant is product of eigenvalue, and when we will multiply these quantity, it will get non-zero quantity, so the rank will be only 3. Okay. अच्छा, कोई मैट्रिक्स है, अगर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है ए, इसके जो आइगन वेक्टर्स हैं 4, -1 और 3, 2. सपोज ये 2x2 का मैट्रिक्स है और इसकी दो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये दो आइगन वेक्टर मिल रहे हैं हमें, ठीक है. अब आप मुझे बताओ कि अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो आइगन वेक्टर इसके क्या बन जाएंगे? जो ए स्क्वायर होगा इसके आइगन वेक्टर्स बताइए क्या होंगे? एक सेकेंड. Sir, eigenvalue will be the same, sir, because eigenvalue will be lambda. If eigenvalue of A is lambda, then eigenvalue of A square will be lambda square, and the eigenvector will be same.
आइगन वेक्टर सेम रहेंगे। जी। ओके। अच्छा, कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है? Cayley Hamilton theorem, which says that a matrix A satisfy its characteristic equation. And Okay. जी, तो इसके एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका क्या कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, हम इससे फायदा क्या है हमें? ऐसा एक तो अगर हमें ए मैट्रिक्स मिल जाती है और उसका आइगन वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो हम ऐसा हो सकता है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसमें पुट करके हम पावर ऑफ ए उसके भी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। और एप्लीकेशन and we can find the inverse of A. अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix is said to be orthogonal matrix if it satisfies A transpose equals to identity equals to A transpose A, where A transpose is the transpose of the matrix A. अच्छा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ये आपने बोला? Equals to A transpose A. चलो ठीक है। इसके अलावा दूसरा रिलेशन बताइए, बस ये नहीं चाहता मैं, ठीक है? कोई और डेफिनेशन वो इससे रिलेटेड हो सकती है, बट इसके अलावा कुछ और। A inverse equals to identity equals to A inverse A. ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी तो सभी में होता है। Sorry, yes sir. Orthogonal matrix एक तो ये सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? कोई दूसरा रिलेशन जो इससे रिलेटेड हो सकता है, बट ये ना हो दूसरा कोई रिलेशन। रियल में ही ना, ओवर द फील्ड ऑफ रियल हाँ ना। हाँ। आई थिंक अच्छा ये बताओ, एक सिस्टम है x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू 2, ठीक है? 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। जी इसका मुझे टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताओ कैसा होगा। सर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताओ, ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इस सेंटेंस को ज्योमेट्रिकली रिलेट करके बताओ। सर जब हम जेड की कोई फिक्स वैल्यू रख देंगे तो हमें एक्स और वाई की दो वैल्यू मिलेंगी, और जब हम उसको प्लेन उस पे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो हर जेड के लिए हमें जो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी वो उससे कट करेगी एक पॉइंट पे, तो जो जेड मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग एक सॉल्यूशन मिला। मतलब ये प्लेन एक जगह मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे जेड की अलग अलग डिफरेंट जो भी आइदर जेड और एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें अलग अलग लाइंस मिलेंगी जो। और अच्छा, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसीजर है? सर हम पहले जो मैट्रिक्स ए है उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं और कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं और उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को 1 डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये बोल रहे हो? जी ये आपने बोला है, ठीक है, जो लिखा हुआ है। अब ठीक है। जी। अच्छा, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स सर
Sorry, sir. Adjoint of A is the transpose of cofactor matrix, and A inverse is the 1 upon determinant of A or adjoint of A. मैं कुछ मिस कर रही हूँ इसमें। एक सेकंड। Yes, sir. Adjoint of A is the A inverse is the 1 upon determinant of A into adjoint of A. और जो मैंने adjoint of A बोला है वो सिर्फ कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ओके, ये बताओ, यहाँ पे एक पॉइंट है कोई 2,1, इसको ओरिजिन से हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है जी। अब इस वेक्टर को 90 डिग्री से हमने रोटेट किया इस तरीके से, ठीक है 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो जो नया पॉइंट बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे। इसका कुछ cos थीटा sin थीटा करके 9 1 सेकेंड सर। सर इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं अभी भूल रही हूँ। ओके, सॉरी सर। अच्छा ये बताओ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या जानते हो, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। Sir, transformation is a mapping from a vector space to a vector another vector space, and those vector space are over the same plane. What is rank nullity theorem? If T is a linear transformation from a vector space VF to a vector space V dash F, then the rank of T plus nullity of T equals to dimension of V, domain वाला जो vector space है dimension of V. If this theorem hold if the dimension of vector space V is finite dimension. एक मैट्रिक्स को एग्जाम्पल के तौर पर लेके आप मुझे एक्सप्लेन करो। अगर हम कोई मैट्रिक्स लें तो रैंक नलिटी थ्योरम उस मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में हम क्या कहती है, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे सपोज एक 3/5 साइज का एक मैट्रिक्स मैंने लिया है जी। अब इसमें रैंक नलिटी थ्योरम कैसे अप्लाई होगी ये बताना है आपको। यस सर। इफ ये मैट्रिक्स अगर 3x5 की है तो रैंक इसका मैक्सिमम 3 हो सकता है और मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम 3 हो सकता है, और मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 3 हो सकता है। चलो ये नॉन नल मैट्रिक्स है। हाँ, तो मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है और मिनिमम 1 हो सकती है। तो इफ आई विल कंसिडर रैंक इज 3, देन नलिटी विल बी 5 minus 3, which will be 2, and then when we will add 3 plus 2, I will get 5. आप इसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करो, इस एग्जाम्पल को आप एक्सप्लेन करो। ये एग्जाम्पल ले लिया तुमने जी, मतलब उसका मीनिंग समझाओ ना थोड़ा डिटेल में। आपने 5 लिया, 5 - 3 लिया, तो ये 5 का क्या मतलब है यहाँ पे? सर ये जो m/n मैट्रिक्स है, जो n है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। यस सर। तो जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स होगा which will be the sum of rank or nullity of the matrix. फॉर्मूला आपको याद है जी, बट वो थोड़ा डिटेल में जाओ अंदर ना, उसके फॉर्मूला ठीक है, आगे अंदर जाओ उसके, अब आगे
कुछ और बताओ उसके बारे में थोड़ा डिटेल में। और बैंक नलिटी थी। मतलब सर मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं समझ रही हूँ। आप सिर्फ फॉर्मूले में फोकस कर रहे हो अभी? जी जी। आप क्लास में समझाओगे, कैसे समझाओगे? सिर्फ फॉर्मूला बच्चों को लिखवा दोगे या कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन भी करोगे इसमें? अगर आप रैंक नलिटी थ्योरम को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो क्लास में क्या आप सिर्फ एक फॉर्मूला बताओगे या उसको एक्सप्लेन भी करोगे फर्दर? जी आप मुझे क्लास में जैसा करोगे वो यहाँ करके बता दीजिए, या तो आप बोल दीजिए कि आप सिर्फ एक फॉर्मूला बता दोगे बच्चों को बस। नो सर, अभी मुझे इसका डिटेल नहीं समझ आ रहा कि और क्या बताना चाहिए इसमें। ओके। सर जो रैंक नलिटी थी। वेक्टर स्पेस है कोई V, जी ठीक है। अब इसके किसी स्पैनिंग सेट से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैनिंग सेट ऑफ V? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पैनिंग सेट ऑफ V? सर, स्पैनिंग सेट का मतलब है कि जो सेट इस पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे। मतलब अगर S इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V and we will combine, we will construct a set with the all linear combination of element of S, and if this set construct the whole vector space V, then we will say that this set S is the spanning set of vector space। ओके। Stand कोई कर सेट लेते। बेसिस होगा, इसकी क्या कंडीशन है? बेसिस ऑफ V ये होने की क्या कंडीशन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेट स्पैनिंग सेट हो और लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो। मतलब वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करे। स्पैनिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज कॉल्ड अ बेसिस ऑफ वेक्टर। अच्छा, 1 1 2 2 2 4 3 5 6 ये 3 वेक्टर हैं। बताओ ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है या लीनियरली डिपेंडेंट सेट है? सर ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट और एंड सेकेंड एलिमेंट आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। इसको ज्योमेट्रिकली कोप्लरिटी से रिलेट करके समझाओ। सर जो जब हम इस एलिमेंट को प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो जो जो ग्राफ बनेगा, जो 1 1 1 1 2 पॉइंट है वो एक ही, और 2 2 4 जो पॉइंट है ये दोनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे। और मैट्रिक्स में क्या पढ़ा है आपने लीनियर अलजेब्रा में? सर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और लीनियर ऑपरेटर्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर फंक्शनल। चलो, आइगन वैल्यूज कंप्यूट करना आता है आपको? कोई भी मैट्रिक्स अगर दे दिया जाए उसकी आइगन वैल्यूज कंप्यूट करने के लिए कहा जाए, आप 4 और -1 एक मैट्रिक्स बना के दिखाओ जिसकी आइगन वैल्यूज ये दोनों होंगी। 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स बनाओ जिसकी आइगन वैल्यूज 4 और -1 होंगी। सर एक तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी जिसके अब मैट्रिक्स बना के दिखाओ, वो नहीं बनाना, ट्रायंगुलर नहीं बनाना। एक तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी जिसपे 4 और ट्रायंगुलर बनाना, ट्रायंगुलर नहीं बनाना। ट्रायंगुलर नहीं बनाना और डायगोनल भी नहीं बनाना। जब ट्रायंगुलर नहीं बनाना तो डायगोनल कैसे बनाओगे? जी 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 सॉरी।
एक सेकंड सर। सर एक ऐसा मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं जिसका डिटर्मिनेंट -4 हो और ट्रेस जो हो वो 3 हो। तो बनाया आपने मैट्रिक्स? जी जी, एक सेकंड। 1 2 यस। 1 2 सर 1 हाँ 1 -1 3 2 2। ठीक है। ओके सरिता, योर इंटरव्यू इज ओवर नाउ। सो आप खुद को रेट करें पहले तो अपने आप। सब पहले तो मुझे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किसी का भी ठीक से नहीं आता। जितने भी आपने पूछे तो मैं वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होते हैं उसमें तो बता दिया, लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं बता पा रही थी। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा चीजों को ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करनी है। ये तो आपने सही आंसर दे दिया लास्ट में, ठीक है। जी आइगन, अच्छा आइगन वेक्टर का मैंने पूछा नहीं है, लेकिन वो आपसे पूछ सकते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स, ठीक है, उसको भी प्रिपेयर करना है। तो एक बार आपके साथ में ये मतलब बस ये जनरलाइज वो ज्योमेट्रिकल वाली चीजें मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। एक्चुअली जो भी पढ़ा है सारी चीजों है, लेकिन वही हमेशा रिटन एग्जाम वगैरह दिए तो कभी ज्योमेट्रिकल चीजों पे इतना देखो फोकस नहीं। मैंने पूछा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है या डिपेंडेंट है, आपने बता दिया लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों आपने एक दूसरे देखे मल्टीपल हैं, ठीक है। जी अब मैंने कहा इसको ज्योमेट्रिकली कोप्लिनरिटी से रिलेट करो, तो सिंपल सा आंसर आप वहीं पे बोलो ना कि सर अगर 3 वेक्टर्स होते हैं ना हमारे पास, इफ वी हैव 3 वेक्टर्स, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इसका चेक करने का हमारा क्राइटेरिया ही कोप्लिनरिटी होता है। 3 वेक्टर के केस में कोप्लिनरिटी ही मेन क्राइटेरिया है। अगर वेक्टर कोप्लिनर है तो डिपेंडेंट है, नॉन कोप्लिनर है तो इंडिपेंडेंट है, जी, ठीक है, ये मतलब हमारा वही क्राइटेरिया होता है। 3x3 मैट्रिक्स निकालते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर हाँ 0 है उसको तो तो वो बाद की वो उसकी छोड़ो, पहले देखो अगर हमारे पास 2 वेक्टर का सेट होता है तो हमारा क्राइटेरिया होता है कोलिनियरिटी का, और अगर 3 वेक्टर होते हैं तो हमारे पास क्राइटेरिया होता है कोप्लिनरिटी का, लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट बताने के लिए। अगर 2 वेक्टर हैं कोलिनियर हैं, ठीक है ना, पैरेलल हैं, तो डिपेंडेंट, और नॉन कोलिनियर है तो इंडिपेंडेंट। जी 3 वेक्टर हैं अगर हमारे पास, अगर कोप्लिनर है तो डिपेंडेंट, नॉन कोप्लिनर है तो इंडिपेंडेंट। अब यहां पे ये और ये दोनों तो आपस में एक ही लाइन में पैरेलल आ गए ना एक दूसरे के, ये दोनों तो जी पैरेलल हो गए, तो ये तो एक ही लाइन जी बनी, और ये दूसरी लाइन है, दूसरा वेक्टर है। और 2 वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा कोप्लिनर होते हैं। 2 अच्छा डायरेक्शंस अगर होंगी वेक्टर में तो ऑलवेज कोप्लिनर होंगी, तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आएंगे, कोप्लिनर हो गए, तो डिपेंडेंट हो गए। ये ज्योमेट्रिकल इसको आप बता दो ऐसे। जी। और बात आपने एक रैंक नलिटी का भी पूछा था। अब रैंक नलिटी थ्योरम में आपको क्या बताना था कि सर हमने एक मैट्रिक्स बनाया है 3/5, तो सर अगर मैं इसको एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर यूज करना चाहती हूं, आई एम टेकिंग दिस एज ए ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एवरी मैट्रिक्स इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली, ठीक है, जी जी जैसे फंक्शन होता है ना वैसे मैट्रिक्स भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है ना। तो सर अगर मैं इसको यूज करना चाहती हूँ एज ए ट्रांसफॉर्मेशन, आप ऐसे बोलोगे वहां पे, तो मैं इसको 5/1 के एक कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं अभी, ठीक है।
जी तो 5/1 के अगर मैं सारे वेक्टर, जितने भी वेक्टर यहां में रख सकता हूं जिनमें 5 एलिमेंट होंगे, अगर मैं सारे इनपुट में रखता जाऊं तो R⁵ जो वेक्टर स्पेस है वो पूरा इसमें आ सकता है। तो वो हमारा डोमेन हो गया। R⁵ जो हो गया वो क्या हो गया, डोमेन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। और सर इस डोमेन का जो डायमेंशन होगा वो होगा 5, क्योंकि R⁵n एक वेक्टर स्पेस होता है जिसका डायमेंशन होता है n। जी तो डोमेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये बन गया, वो क्या हो गया, डोमेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, R⁵ और इसका डायमेंशन कितना हो गया 5। ये बात बोलो उनको। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3/1 का बनेगा। ठीक है। अब हमारी रैंक रेडिक थ्योरम का स्टेटमेंट आप बोलो कि डायमेंशन ऑफ domain of the transformation here in this example is equal to dimension of range space of transformation, range space of transformation or plus dimension of null space of the transformation, null space of transformation। ये रैंक नलिटी थ्योरम होती है। क्या आपने ये यूज किए सेंटेंस, जो वर्ड मैंने यूज किए यहाँ पे, ये वाले डायमेंशन वाले तीनों में, बोलो। जी जी समझ आ रहा तो डायमेंशन बोलना है आपको तीनों में। जी अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा तुमसे क्या होता है, तो बताना है तुम्हें रैंक के बराबर होता है। लेकिन होता क्या है वो, अब उसको भी तो ज्योमेट्रिकली पूछ सकता है ना, कि आपने बोल दिया रैंक, लेकिन वो है क्या, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखो यहाँ पे 3/1 बन रहा है, मतलब R³ यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस आ रहा है, लेकिन R³ के सारे वेक्टर तो यहां पे आना जरूरी नहीं है ना। अगर आप R⁵ के सारे वेक्टर इनपुट में रख दो तो आउटपुट में जो वेक्टर आएंगे वो R³ के तो आएंगे, बट सारा R³ आ जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। जी R³ के कुछ आ सकते हैं, जैसे R³ है, मान लो ये R³ है, सपोज ये वाला R³ है यहाँ पे, तो इसके कुछ आ सकते हैं। तो जितने वेक्टर इसके आएंगे रेंज में, वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस बना देंगे नया, जिसको बोलेंगे रेंज स्पेस। ये रेंज स्पेस बन गया इतना। अब ये जो रेंज स्पेस होगा इसका भी अपना डायमेंशन होगा, जो कहलाता है रैंक के बराबर, जो रैंक होगा। डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ दिस इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। जी क्लियर। जी अब एक चीज और इसमें यूज करी तुमने, नलिटी या डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होता है ये नल स्पेस, ये तो बताओगे ना उसको वहां पे अगर पूछेंगे तो। जी नल स्पेस का मतलब है कि इस R⁵ में बहुत सारे ऐसे वेक्टर होंगे जिनकी इमेज जाके 0 वेक्टर पे बनेगी। जी ऐसे जितने भी वेक्टर होंगे वो पूरे के पूरा R⁵ पूरा नहीं होगा, उसमें से कुछ होंगे जिनकी इमेज किस पे बनेगी, जाके 0 वेक्टर पे। R⁵ में से कुछ हिस्सा होगा, कुछ ऐसे वेक्टर होंगे, इनका जो पूरा सेट बनेगा वो भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होगा, ये वाला जो क्या है नल स्पेस। इसका अपना एक डायमेंशन होगा। अगर सारे वेक्टर इसके कोलिनियर है तो डायमेंशन 1 होगा, अगर सारे वेक्टर कोप्लिनियर है तो डायमेंशन 2 होगा, या फिर 3 होगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, 5 तक जा सकता है। तो ये क्या है, नल स्पेस है आपका, उन सारे वेक्टर का सेट जिनकी इमेज जाके किस पे बनती है, 0 वेक्टर पे बनती है। जी तो अब समझ में आया, जी पढ़ना है डिटेल में। ठीक है सर। ये क्वेश्चन था आपने रोटेट वाला, ये क्या? अरे 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है तो आई से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। 2 + i है ये वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में। जी जी अगर कोई भी आपके पास वेक्टर है उसको एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ और किसी वेक्टर को अगर रोटेट करना है तो पहले उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख के आई से मल्टीप्लाई कर दो, 90 डिग्री घूम जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये हो गया 2i और प्लस i² मतलब -1, तो मतलब -1 + 2i, तो -1, 2।
तो ये -1,2। जी सिंपल सा कंसेप्ट है ये तो, याद रहेगा। जी जी यहाँ पे तुम अटक गए थे, देखो सिंपल से कंसेप्ट में, इसमें भी। सर वो उसमें कंफ्यूजन हो गया था, बस वो क्लियर है मुझे। अब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैंने बताया, आपने ज्योमेट्री के लिए आप अब इसमें अटक रहे हो। मैंने पूछा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अरे सिंपल बोलो कि सर ये एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, और दोनों पैरेलल है नहीं, क्योंकि 1/2 और ये -3/1 बराबर तो आ नहीं रहा। डायरेक्शन रेशियोज इनके आपस में प्रोपोर्शनल तो आ नहीं रहे। इसका मतलब ये नॉन पैरेलल प्लेन है, और नॉन पैरेलल प्लेन हमेशा एक लाइन पे कट करते हैं। जब दो नॉन पैरेलल प्लेन एक लाइन पे कट करेंगे तो जो लाइन बनेगी उस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे ना, इस पे तो, यहाँ पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कॉमन सॉल्यूशन। आई बात समझ में? जी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में तुमने नहीं बताया। अरे आप सिंपल, ये डेफिनेशन होती है A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स। सर वही तो मैं बोल रही थी उसी से कि ए हाँ बोला ट्रांसपोर्ट। तुमने तो ये बोला A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I। हाँ मतलब मैं उसी से निकाल रही थी कि ए ट्रांसपोज ए इनवर्स हो जाता है, तो ऐसे। हाँ तो सिंपल यही जी डेफिनेशन बोलनी होती है, ये नहीं बोलनी होती। ये तो बाद में रिजल्ट आता है, असली डेफिनेशन तो ये है, अच्छा इसका डिडक्शन ये है। जब भी आपको पूछा जाए जी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आप बोलो कि ए मैट्रिक्स whose transpose is equal to its inverse is said to be an orthogonal matrix. For an orthogonal matrix, A into A transpose becomes equal to I. क्लियर? जी जी सर। कैरी हैमिल्टन बता दिया, यूजेस उसके इनवर्स निकालने के लिए, हायर पावर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए करते हैं मेनली। रैंक में कंफ्यूजन आ गया तुम्हें, शुरू में रैंक की डेफिनेशन पढ़ो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बाकी ये आंसर तुम्हारा ठीक था, 5, 8, 11 वाला, ये भी ठीक है। ओके, तो आइडिया लगा? यस सर। चलो अच्छे तरीके से एक बार वापस रिवीजन करो, चीजें तुम्हें पता है, अच्छी प्रिपरेशन है तुम्हारी, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के मोड को थोड़ा और अच्छा करना है। सर एक बार और कर सकते हैं क्या लीनियर का? कर लेंगे, चलो बता देंगे।